नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य सेतु में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी पहली हिंदी की क्लास है। ऐसा नहीं है ये हमारी पहली ही वीडियो है, इससे पहले भी हमने वीडियो बनाई है, लेकिन वो क्लास नहीं थी। वह हमारा और हमारे चैनल का परिचय मात्र था। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन उससे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है दोस्तों, यह हमारे संघ की आधिकारिक भाषा है। आधिकारिक भाषा मतलब हिंदी भाषा हमारे संघ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ संघ का मतलब भारत सरकार और पूरे भारत देश से है। ये जो संघ है दोस्तों, यहाँ कोई किसी पार्टी का संघ नहीं है दोस्तों। ये जो संघ है यहाँ पे, ये इस संघ से अभिप्राय यहाँ पे पूरे भारत सरकार और पूरे भारत देश से है। दूसरा दोस्तों, एक शब्द आता है आधिकारिक भाषा। आधिकारिक भाषा, आधिकारिक भाषा का मतलब भारत सरकार की कामकाज की भाषा से है। मतलब हिंदी हमारे संघ की आधिकारिक भाषा है। संघ से अभिप्राय पूरा भारत देश, और आधिकारिक भाषा मतलब कामकाज की भाषा। हिंदी हमारे भारत देश के कामकाज की भाषा है। मतलब यह हमारे भारत सरकार की ऑफिस में, दफ्तर में, अदालत में, सरकारी कामकाज में हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि केवल हिंदी भाषा ही कामकाज की भाषा है। इसके अलावा अंग्रेजी भाषा में भी सरकारी कामकाज होता है, लेकिन हिंदी भाषा को भी हमारा ये दर्जा या सम्मान प्राप्त है। अब आता है दोस्तों संवैधानिक भाषा। हिंदी हमारी संविधान की भाषा भी है। संवैधानिक भाषा का मतलब है संविधान की भाषा। अब दोस्तों, संविधान क्या है? संविधान दोस्तों किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है संविधान। ये देखो, किसी देश के कानून का वह लिखित दस्तावेज जिसके आधार पर सरकार चलती है। ठीक है दोस्तों, यह एक लिखित दस्तावेज होता है जो कि जिसमें देश के कानून होते हैं सारे। मतलब ये सरकार कैसे चलेगी, किस तरह के होंगे, देश का सबसे बड़ा कानून है, अदालत कैसे काम करेगी, सब कुछ इसके अंदर होता है। सरकार कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे और कानून कैसे बनेंगे, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कैसे चुने जाएंगे, ये सब कुछ हमारे संविधान के अंदर ही होता है दोस्तों। और इन सब के मूल में क्या है दोस्तों? हमारी हिंदी। इन सब के मूल में दोस्तों हिंदी है। हिंदी ही हमारे संविधान की भाषा है, हमारे पूरे भारत देश की भाषा है, हमारी भारत सरकार की भाषा है, हमारे कामकाज की भाषा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आज के इस दौर में हिंदी भाषा की ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। हमारे जो बच्चे हैं और आने वाली पीढ़ी है, हिंदी से लगातार उदासीन होती जा रही है। उनको हिंदी के शब्दों को पहचानने में बहुत कठिनाई होती है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने आज के मुख्य टॉपिक पर लौटते हैं, जो कि हमारा आज का मुख्य टॉपिक है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। दोस्तों, हम बचपन से ही हिंदी भाषा को लगातार पढ़ते आ रहे हैं। पहली क्लास से हम हिंदी पढ़ना शुरू कर देते हैं और आज तक हम लगातार हिंदी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है दोस्तों, जिस हिंदी को हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, वह हिंदी का शब्द वास्तव में हिंदी का है ही नहीं। वह हिंदी का शब्द वास्तव में हिंदी का है ही नहीं। तो अब मन में सवाल आता है कि अगर ये हिंदी का शब्द नहीं है तो फिर किस भाषा का है? ये हिंदी शब्द कैसे बना, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो आज का हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, हिंदी
शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। आज का हमारा यही टॉपिक है दोस्तों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उससे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग ही रहते हैं। हमें भी और भी बहुत से ऐसे हैं कि जिनको व्यापार के सिलसिले में, कामकाज के सिलसिले में, व्यापार के सिलसिले में, और चाहे गवर्नमेंट सेक्टर के हों चाहे प्राइवेट सेक्टर के हों, जो आदमी जो जॉब करते हैं उन्हें अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर नौकरी के लिए जाना होता है, और बिजनेसमैन को, व्यापारी को व्यापार के लिए जाना होता है दोस्तों। और जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के स्थानीय लोगों के विचारों को सुनते हैं, अपने विचार वहाँ रखते हैं, हम अपने भाषा का प्रभाव वहाँ छोड़ते हैं और दूसरी भाषा का प्रभाव हम ग्रहण करते हैं दोस्तों। इसी आधार पर हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। अब ये कैसे हुआ, अब देखते हैं दोस्तों। जैसे प्राचीन समय में ईरानी सिंधु नदी के रास्ते भारत आए। प्राचीन समय में ईरानी सिंधु नदी के रास्ते भारत आए थे। अब दोस्तों ईरानी जो भारत आए थे वो कोई तलवार या बंदूकें लेकर भारत नहीं आए थे, बल्कि वो तराजू और सामान लेकर भारत आए थे। वो व्यापार करने के लिए भारत आए थे। भारत में व्यापार के नए नए रास्ते खोजने के लिए भारत आए थे, क्योंकि उस समय हमारा सिंधु नदी का जो क्षेत्र होता था वो ग्लोबल मार्केट हुआ करता था। मतलब व्यापार का, ईरानियों के लिए व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। हमारे यहाँ भारत में मसालों का व्यापार, जैसे इलायची, काली मिर्च, इनका व्यापार यहाँ पे होता था। और ईरानी जब यहाँ आते थे तो बढ़िया किस्म के घोड़े, कालीन और ड्राई फ्रूट जैसे काजू, पिस्ता वहाँ से लेकर आते थे, और यहाँ से बदले में जो सामान होता था, हमारे मसाले हैं, काली मिर्च, इलायची, ये सब यहाँ से लेकर चले जाते थे। ये वस्तु विनिमय करते थे दोस्तों। यहाँ से एक सामान लिया और बदले में दूसरा सामान देकर यहाँ से ये लेकर चले जाते थे। अब दोस्तों जब कोई व्यापारी या कहीं जाता है तो उसे व्यापार के सिलसिले में वहाँ रुकना भी पड़ता है। इसलिए जब ईरानी भारत आए तो सिंधु नदी के रास्ते भारत आए और व्यापार के लिए वे वहाँ पर रुके। हफ्तों तक, महीनों तक वे वहाँ सिंधु नदी के क्षेत्र में रुकते थे दोस्तों। अब इस शब्द को ध्यान से देखिए दोस्तों। ये जो शब्द है, ये सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। सिंधु शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है जल की बहुत बड़ी धारा या नदी या समुद्र। सिंधु नदी का अर्थ ही होता है दोस्तों जल की बहुत बड़ी धारा, नदी या समुद्र। लेकिन यहाँ सिंधु शब्द का प्रयोग एक नदी के लिए हुआ है। सिंधु एक नदी है दोस्तों, और इसी सिंधु नदी के क्षेत्र में ईरानी सिंधु नदी के रास्ते भारत आए थे और यहाँ पर व्यापार के लिए हफ्तों तक, महीनों तक वो रुकते थे। जब वे यहाँ पर व्यापार के सिलसिले में रुकते थे तो यहाँ सिंधु नदी के क्षेत्र के जो निवासी थे वहाँ से वो उनसे बात करते थे, और बातों बातों में उन्होंने यहाँ पर सिंधु को
ध्यान देना दोस्तों, जब ईरानी व्यापार के सिलसिले में यहाँ सिंधु नदी के क्षेत्र में रुकते थे और यहाँ के स्थानीय लोगों से वो बात करते थे, तो उन्होंने पहली बार सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा। तो यहाँ दोस्तों पहली बार हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों। पहली बार हिंदू शब्द यहाँ पे पहली बार हिंदू शब्द का जन्म हुआ। अब ये जो हिंदू शब्द है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं उन्होंने कुछ भी बोल दिया और हमने उसी को अपना लिया। इसके भी कुछ कारण रहे होंगे। इस पे शोध के बाद यह निष्कर्ष निकला, क्योंकि जो ईरानी होते थे उनकी एक प्राचीन भाषा है अवेस्ताई भाषा। यह भाषा दोस्तों ईरानियों की प्राचीन भाषा है। यह भाषा ईरानियों की प्राचीन भाषा है अवेस्ताई। जिस प्रकार संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है, हमारे वेदों की भाषा है, उसी प्रकार पारसियों की, ईरानियों की यह अवेस्ताई प्राचीन भाषा है। जिस प्रकार हमारी संस्कृत भाषा में हमारे वेद मंत्र, हमारे पवित्र ग्रंथ होते हैं, ठीक उसी प्रकार पारसियों के, ईरानियों के अवेस्ताई भाषा में प्राचीन ग्रंथ होते हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ होते हैं, उनके वेद मंत्र होते हैं। इसी प्राचीन भाषा में पारसी धर्म का एक प्रसिद्ध पवित्र ग्रंथ है अवेस्ता। वो भी इसी भाषा में लिखा है दोस्तों। यह इतनी प्राचीन मानी जाती है दोस्तों, इतनी प्राचीन संस्कृत भाषा से इतनी मिलती जुलती है कि इस अवेस्ताई भाषा को संस्कृत भाषा की सगी बहन भी कहा जाता है। यह गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों, या कहीं पर कोई पूछ भी सकता है, जैसे कि संस्कृत भाषा की सगी बहन किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से अवेस्ताई भाषा भी होगा, तो उसमें से हम अवेस्ताई भाषा को टिक कर देंगे कि संस्कृत भाषा की प्राचीन भाषा अवेस्ताई भाषा है। तो हम जो अवेस्ताई भाषा दोस्तों, इसी अवेस्ताई भाषा के प्रभाव में आकर ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा। अब हम देखते हैं कि ऐसा अवेस्ताई भाषा में क्या है जो ईरानियों ने सिंधु को हिंदू कहा। तो इसके कुछ नियम दोस्तों, आओ हम इसके नियम को देखते हैं। सिंधु को हिंदू किस आधार पर कहा उन्होंने। शब्द था दोस्तों सिंधु, और ईरानियों ने कहा हिंदू। ईरानियों ने कहा हिंदू। कौन सी भाषा? अब दोस्तों अवेस्ताई भाषा, अवेस्ताई भाषा के प्रभाव में उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। तो अवेस्ताई भाषा के कुछ नियम दोस्तों, इस अवेस्ताई भाषा में से को है बोला जाता है, इस अवेस्ताई भाषा का नियम है दोस्तों। इस भाषा के प्रभाव के कारण ईरानी से को है बोलते हैं। जैसे कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है सप्ताह। यह शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों, लेकिन
इसी भाषा के प्रभाव के कारण ईरानी इसको कहते थे हफ्ता, जिसे हम आज भी अपनी बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं। सप्ताह का हुआ हफ्ता, वो इसी अवस्थायी भाषा का प्रभाव है दोस्तों, जो कि से को है बोला जाता है। इसी के आधार पर सिंधु हुआ हिंदू, लेकिन हिंदू होना चाहिए, ये तो हिंदू है। तो इसका एक नियम और है दोस्तों, हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा की तरह अवस्थायी भाषा में ध जैसी भारी ध्वनि नहीं है, इसलिए ये ध को द बोलते हैं, ध को द बोलते हैं। अवस्थायी भाषा में हमारी संस्कृत भाषा जैसी संस्कृत भाषा जैसी ध जैसी भारी ध्वनियाँ नहीं हैं, इसलिए वे ध को द बोलते हैं। हाँ, अब हम मान सकते हैं कि सिंधु का हिंदू हुआ, लेकिन दोस्तों अब भी फर्क है, अब भी यहाँ पर फर्क है। वो क्या है? सिंधु ये छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो आएगा वो आएगा हिंदू में बड़ा ऊ होता है दोस्तों। अब ये कैसे हुआ? इसका एक हमारी हिंदी भाषा का नियम है दोस्तों, हमारे यहाँ पे हिंदी भाषा का नियम लागू होता है। जब भी कोई फारसी भाषा का या विदेशी भाषा का अगर कोई शब्द, फारसी भाषा का शब्द या विदेशी भाषा का शब्द अगर हिंदी भाषा में आता है और अगर हिंदी उसे स्वीकार करती है, तो उसका अंतिम वर्ण जो भी होगा, अंतिम स्वर जो भी होगा, वो दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंधु में है दोस्तों ऊ, जो कि छोटा ऊ है दोस्तों, जो हमारी हिंदी भाषा के नियम के आधार पर, हिंदी भाषा के नियम के आधार पर जो फारसी या विदेशी शब्द को जब स्वीकार करेगी, तो उस नियम के आधार पर ये छोटा ऊ जो है बड़ा ऊ बन जाएगा, और बड़े ऊ की मात्रा होती है ये, बड़े ऊ की मात्रा होगी ये वाली। तो इसी आधार पर ये जो ऊ है ये छोटे ऊ से बड़ा ऊ हुआ। तो अब हम कह सकते हैं दोस्तों कि सिंधु का हिंदू हुआ। इसका एक कारण और है दोस्तों, जब हम सिंधु को बोलते हैं, हमारे हिंदी भाषा में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, हम जो बोलेंगे वही लिखते हैं। तो सिंधु में ऊ धू एकदम जैसे जो झटका सा लगता है दोस्तों, वो छोटा ऊ का संकेत देता है। लेकिन जब हम हिंदू बोलते हैं तो हमारे होठ भी ऐसे ऊ हो जाते हैं, ऊ जैसे आगे एक चोट सी बनती है जो दीर्घता का संकेत देता है। इसका मतलब यहाँ पे दीर्घ है, ये लंबा खिंचता है, ये ध्वनि लंबी जाती है, तो मतलब यहाँ पे दीर्घ ही मात्रा होनी चाहिए। तो इसी आधार पर यहाँ पर सिंधु का हुआ हिंदू। तो ये हिंदू हो गया दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब सिंधु से हिंदू हो गया, पहली बार सिंधु का हुआ हिंदू। अब सिंधु से हिंदू हुआ। अब जब व्यापारी आते थे दोस्तों, तो वे यहाँ पर रुकते थे। आम बोलचाल में उन्होंने सिंधु को हिंदू कहकर पुकारा। अब उन्होंने वो यहाँ पर जो आए थे व्यापार करने के लिए आए थे, और व्यापार के नए नए रास्ते को खोजने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने व्यापार के और नए रास्ते खोजने का प्रयास किया और देखा, तो उन्होंने सिंधु नदी के जो इस पार का क्षेत्र है, मान लीजिए ये सिंधु नदी है, सिंधु, और सिंधु नदी के इस पार का जो क्षेत्र है दोस्तों, उन्होंने जो ईरानी थे, सिंधु नदी के इस पार के क्षेत्र को, ईरानियों ने सिंधु नदी के इस पार के क्षेत्र को हिंद कहकर पुकारा। उन्होंने पूरे जो भूमि थी यहाँ
यहाँ की उन्होंने पूरे को, ये मान लो पूरे देश को ही हिंद कहकर पुकारा। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु से हुआ हिंदू और हिंदू से हुआ हिंद, यानी कि हमारा भारत देश। सिंधु से हुआ हिंदू, हिंदू से हिंद। अब हम देखते हैं कि हिंद से हिंदी कैसे बना। अब एक फारसी भाषा का नियम होता है दोस्तों, अब एक फारसी भाषा का नियम है, अगर हम किसी जगह के नाम में ई प्रत्यय जोड़ दें, अगर हम किसी जगह के नाम में ई प्रत्यय जोड़ दें तो वह शब्द वहाँ के रहने वाले लोगों की विशेषताएं बताने लगता है। जैसे वहाँ के रहने वालों की भाषा क्या है, इस तरह से वह वहाँ की विशेषता बताने लगता है। जैसे कि ये मान लो फारस, अगर किसी जगह के पीछे हम ई प्रत्यय या ई की मात्रा जोड़ दे तो वह वहाँ के रहने वाले लोगों की विशेषता बताएगा। अब देखो दोस्तों, जैसे फारस है, फारस, ये फारस जगह का नाम है। अब अगर हम इसमें ई प्रत्यय जोड़ दें, हमने इसमें जोड़ दिया ई प्रत्यय, तो ये बना फारसी। तो मतलब फारस है जगह का नाम, यह है दोस्तों जगह, फारस जगह है, हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गई फारसी। फारस की भाषा फारसी। इसी तर्ज पर, इसी नियम के आधार पर हमारे सिंधु नदी के इस पार का जो क्षेत्र है दोस्तों वह है हिंद। सिंधु नदी के इस पार का जो क्षेत्र है दोस्तों वह है हिंद क्षेत्र, और उसमें हमने जोड़ दिया ई प्रत्यय। जब इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो वह बना हिंदी, यह बना हिंदी। इस प्रकार दोस्तों हमारे पहली बार हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले बना हिंदू, हिंदू से आया हिंद, और हिंद से बना फिर हिंदी। तो हिंद जगह का नाम, जैसे अभी बताया था दोस्तों, पूरे भारत देश के लिए हिंद शब्द का प्रयोग हुआ, और उसके बाद हमने इसमें ई प्रत्यय जोड़ दिया। ई प्रत्यय जोड़ने के बाद, ई की मात्रा जोड़ने के बाद, यह बड़ी ई की मात्रा है तो यहाँ पर बना हिंदी। ऐसे हमारे हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। जैसे शब्द है एक पंजाब, पंजाब, हमने इसमें ई की मात्रा, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बना पंजाबी। मतलब पंजाब का रहने वाला या पंजाब के रहने वालों की भाषा। इसी आधार पर एक है बंगाल, जमा ई प्रत्यय जोड़ा बना बंगाली, तो बना बंगाली। ये दोस्तों फारसी के नियम के आधार पर ही ई प्रत्यय जोड़ा, जिसके कारण वह वहाँ की जगह की हमें विशेषताएं बताने लगता है। हिंद की भाषा हो गई हिंदी, और हिंद क्षेत्र के जो नागरिक थे वह हुए हिंदू। यहाँ एक बात और ध्यान देने लायक है दोस्तों, सबसे पहले जो हिंदू शब्द का, सबसे पहले जो हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ वह किसी इंसान के लिए नहीं, वह प्रयोग हुआ नदी के लिए, और वह नदी कौन सी थी? सिंधु नदी। तो यह प्रश्न भी आ सकता है दोस्तों कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके लिए हुआ? तो सिंधु नदी के लिए हुआ दोस्तों। सिंधु नदी के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। हिंदू शब्द कौन सी भाषा का शब्द हुआ दोस्तों? तो ये ईरानी भाषा, ईरानियों की ही देन है, और उन्हीं की भाषा का यह हमारा शब्द है। फारसी, हिंदी, हिंदू, यह सब ईरानियों की ही देन है दोस्तों।
जिसे आज हमारी हमारी हिंदी भाषा है, इसे बड़े गर्व से बोलते हैं। हमारे सारे सरकारी कामकाज भारत सरकार की भाषा है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, ये सारे के सारे हमारे हिंदी भाषा में ही होते हैं। और यह जो हिंदी शब्द है, यह ईरानियों की देन है, लेकिन फिर भी यह इस हिंदी शब्द का जो विकास है दोस्तों, हमारी संस्कृत भाषा से ही हुआ है। और संस्कृत हमारे वेदों की भाषा है दोस्तों, हमारे वेदों की भाषा है। हमारे सारे वेद मंत्र, हमारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में ही मिलती है। हमारी सबसे प्राचीन भाषा है, हमारी सबसे प्राचीन भाषा है दोस्तों संस्कृत। ऐसा नहीं है कि संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं रही होंगी, उससे पहले भी अनेक बोलियां रही होंगी, लेकिन उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता। इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि संस्कृत हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक था हिंदी शब्द की उत्पत्ति, आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें दोस्तों, ताकि जब भी हमारी अगली वीडियो आए तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।